नमस्कार बच्चों, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर। ठीक है, 11th में हम लोगों ने नोमेनक्लेचर पढ़ा है, आइसोमेरिज्म पढ़ा है, जीओसी पढ़ा है। ठीक है, अब उसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th और 12th की अलग अलग नहीं है। 11th की जहाँ पर ख़त्म होती है, 12th की वहीं से स्टार्ट होती है। या इवन अगर आप अपने सिलेबस के हिसाब से देखें तो अभी भी हम लोग 11th में ही हैं, लेकिन 12th का पार्ट पढ़ने के लिए 11th का पार्ट अच्छे से आना बहुत ज़रूरी है। वो चाहे कोई भी चैप्टर हो, वो चाहे पीरियोडिक टेबल हो, वो चाहे केमिकल बॉन्डिंग हो, चाहे वो नोमेनक्लेचर हो, आइसोमेरिज्म हो, जीओसी हो। ठीक है, तो उसी क्रम में हम लोग अपना आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू रिएक्शन मैकेनिज्म। जैसे यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू रिएक्शन मैकेनिज़्म। ठीक है, अब देखो बच्चों, रिएक्शन जो है वो कई तरीके से होती है। ठीक है, कोई रिएक्शन एक स्टेप में होती है, कोई रिएक्शन 2 स्टेप में होती है, कोई रिएक्शन 3 स्टेप में होती है। ठीक, तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग सिर्फ रिएक्शन को याद नहीं करते हैं, उसको समझते भी हैं, उसको देखते हैं कि आखिर वो हुआ कैसे है। क्योंकि अगर आप समझेंगे नहीं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतनी सारी रिएक्शंस हैं कि आप उनको कभी याद ही नहीं कर सकते हैं। तो उनको याद करने का बेस्ट मेथड है, याद तो करना ही है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन उनको याद करने का बेस्ट मेथड है कि उनको समझें और इस तरीके से समझ लें कि अगर आपको जैसे मैथ में एक 10 प्रॉब्लम्स लगा लिए समझ के, तो 11वां प्रॉब्लम आपको दिया जाता है तो आप लगा लेते हैं, भले उसका डाटा चेंज कर दिया जाए, सब कुछ चेंज कर दिया जाए। तो वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जस्ट लाइक मैथमेटिक्स और फिजिक्स। ठीक है, बस इसमें प्रॉब्लम्स या क्वेश्चंस न्यूमेरिकल के फॉर्म में नहीं होते हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल होते हैं। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट याद करने होते हैं और फिर उसको क्वेश्चंस में अप्लाई करने होते हैं। तो अब जैसे रिएक्शन जो मैंने बताया कई स्टेप में भी होती हैं, तो उन रिएक्शन का जो स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है कि जो रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे उनका स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना। क्लियर? अच्छा, एक और बात है कि इन सभी लेक्चर्स का आपको ये जिस PDF पे मैं ये मार्क कर रहा हूँ वो आपको मैं दूंगा, तो आपको लिखने की ज़्यादा परेशानी नहीं है। आप इसको सुन लीजिए, फिर उसके बाद जो मैं आपको PDF दूंगा उस PDF से देखकर आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, तो आपका 2 बार हो जाएगा और वो आपको याद करने में आसानी भी होगा। एक बार मतलब आप देख के पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर आप रिवाइज कर लेंगे। तो अब हमारे ऑर्गेनिक में जनरली 4 तरह की रिएक्शंस होती हैं, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। पहला है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा है एडिशन रिएक्शन, तीसरा है एलिमिनेशन रिएक्शन, चौथा है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो अब ये सब क्या होते हैं, धीरे धीरे इन पे हम लोग आएंगे थोड़ी देर बाद, एक लेक्चर 2 लेक्चर के बाद। लेकिन उसके पहले एक हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, है तो ये न्यूमेरिकल चैप्टर, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो उसके कुछ बेसिक्स हमको यहाँ पर पढ़ने हैं, उसको पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग वापस आएंगे अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ठीक, तो अब ये केमिकल काइनेटिक्स क्या है? केमिकल काइनेटिक्स जो है ये साइंस की एक ब्रांच है। जैसे आप लोगों ने 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा होगा, तो चैप्टर था थर्मोडायनेमिक्स था, केमिकल इक्विलिब्रियम था। तो जो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है वो बताता है फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। दूसरा चैप्टर था आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, जो कि बताता था कि अगर केमिकल रिएक्शन हो गया तो वो कहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है, कहाँ पर जाके वो रुक जाएगा, कहाँ पर जाके उसका कंसनट्रेशन चेंज होना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट इसका चैप्टर, नेक्स्ट उसका अगला पार्ट होता है केमिकल काइनेटिक्स। अच्छा ठीक है, केमिकल हो भी रहा, केमिकल रिएक्शन हो भी रहा है और कहाँ कितना प्रोडक्ट बनेगा ये भी पता चलेगा। लेकिन इंडस्ट्री में सिर्फ यही ज़रूरत नहीं होता है, इंडस्ट्री में हमको एक और बात की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि आखिर वो किस स्पीड से हो रहा है। ठीक है, तो वो स्पीड हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में। तो इसका डेफिनेशन इस चैप्टर का, केमिकल काइनेटिक्स डील्स विद द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, एंड इट्स मैकेनिज्म। क्लियर?
गुड। नेक्स्ट हमारा है, अब इसको डिफाइन कर लिया हम लोगों ने, अब निकालते कैसे हैं। जैसे मैंने बताया कि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट चैप्टर है ये। हालांकि यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करेंगे, यहाँ पे बस थ्योरी समझेंगे, फॉर्मूला देख लेंगे, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, तो अब ये रेट ऑफ जो स्पीड है, स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम लोग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, इसका डेफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विथ टाइम ऑफ डिफरेंट केमिकल स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ दैट स्पीसीज। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा होता है। तो किसका कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना कम हो रहा है या कितना बढ़ रहा है, उसको हम लोग उस स्पीसीज़ का क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे देखिए यहाँ मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा गया है, रेट इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा सी। सी यहाँ पर कंसंट्रेशन है, तो डेल्टा यहाँ पे हम लोग जानते हैं, लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं, चेंज के लिए, तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। अब कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, और इसका तो रेट का टोटल यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर, तो रेट क्या है बच्चों, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। अब एक और बात हमको ध्यान रखनी है कि ये जो स्पीड है ये ना, हम लोग इसे फेस बढ़ते हैं स्पीड और वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है। तो रेट इज़ ऑलवेज डिफाइंड इन सच अ मैनर सो दैट इट इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। अब जैसे मान लीजिए कि आपका ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो अब जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ेगी तो रेट तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो हमेशा घटता ही चला जाएगा। मतलब कि अगर आप डेल्टा आर निकालेंगे तो ये क्या आएगा, R2 माइनस R1, और डेल्टा P निकालेंगे तो ये आएगा P2 माइनस P1। तो R2 की वैल्यू R1 से कम होगी, क्यों, R2 की वैल्यू R2 की वैल्यू R1 से कम होने वाली है। तो R2 की वैल्यू R1 से कम होगी तो डेल्टा R जो होगा वो निगेटिव आएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर डेल्टा R निगेटिव हो गया तो डेल्टा R अपॉन डेल्टा टी भी निगेटिव हो जाएगा। हालांकि हमारा रेट जो है उसको पॉजिटिव होना है, तो इसीलिए उसके साइन के आगे, मतलब डेल्टा R अपॉन डेल्टा टी के आगे हम लोग क्या लगाते हैं, माइनस। मतलब जब भी किसी भी रिएक्टेंट का रेट ऑफ चेंज लिखेंगे तो उसके फार्मूले के आगे हम लोग क्या लगाएंगे, निगेटिव साइन। हालांकि प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट तो बढ़ रहा है, तो P2 की वैल्यू P1 से ज़्यादा होगी तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इसके फार्मूले के आगे साइन का निगेटिव साइन का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है। क्लियर, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब भी आप कोई भी रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला लिखेंगे तो उसके फार्मूले के आगे निगेटिव साइन लगाएंगे, और उस निगेटिव साइन का सिंपल सा इतना काम है कि उसको हम लोग पॉजिटिव बना सकें। ये ग्राफ है, आप देख सकते हैं कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, या रेट ऑफ, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे अभी ऊपर तो हम लोग सिंपल सा रिएक्शन ले लिए थे, अभी क्या है कि अगर हम मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ये मान लीजिए 2 रिएक्टेंट हैं और एक प्रोडक्ट है, और इन दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अलग अलग है। ठीक है, N2 का 1 है, H2 का 3 है और NH3 का 2 है। अब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमको क्या बताता है, नंबर ऑफ मोल के बारे में। ठीक है, नंबर ऑफ मोल क्या है, जैसे मान लीजिए कि N2 का 1 मोल, ठीक है, जैसे मान लीजिए N2 + 3H2 = 2NH3 दे रखा है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि N2 का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से रिएक्शन करेगा और अमोनिया का 2 मोल बनाएगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है किसका,
N2 का, तो रेट ऑफ रिएक्शन N2 का क्या हो जाएगा, माइनस डी, क्योंकि रिएक्टेंट है, माइनस डी N2 अपॉन डी टी। ठीक है, H2 का लिखेंगे तो क्या आएगा, अब H2 भी रिएक्टेंट है तो माइनस डी H2 अपॉन डी टी। NH3 का लिखेंगे तो ये प्रोडक्ट है, इसके ना इसके आगे पॉजिटिव साइन लगेगा तो ये हो जाएगा डी NH3 अपॉन डी टी। क्लियर, अभी तक ऊपर हम लोग पढ़े थे वही सेम फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। अब बात ये आती है कि इनमें से कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन है। तो बच्चों ये जो रेट है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज़ हमको बता रहा है। DN2 अपॉन डी टी हमको बता रहा है कि नाइट्रोजन के चेंज का क्या रेट है। DH2 अपॉन डी टी बता रहा है कि हमको हाइड्रोजन के चेंज का क्या रेट है। DNH3 अपॉन डी टी बता रहा है कि हमको हाइड्रोजन का चेंज का अमोनिया का रेट ऑफ चेंज क्या है। ये हमको रेट ऑफ रिएक्शन अभी भी नहीं बता रहा है। क्यों? क्योंकि पूरे रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन सेम हो सकता है। ठीक है, हर एक रिएक्टेंट के लिए अलग अलग नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ पर ये सभी सेम नहीं है। सेम क्यों नहीं है? सब देखो, जैसे नाइट्रोजन का जितने टाइम में 1 मोल रिएक्ट करेगा उतने ही टाइम में हाइड्रोजन का 3 मोल रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो अगर नाइट्रोजन का रेट ऑफ रिएक्शन 1 मोल पर सेकेंड आ रहा है तो हाइड्रोजन का 3 मोल पर सेकेंड आएगा और अमोनिया का 2 मोल पर सेकेंड आएगा। तो ये तीनों अलग अलग आ रहे हैं। तो उनको सेम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनमें हम लोग उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का देखिए यहाँ लिखा है टू मेक देम इक्वल वी हैव टू डिवाइड देम बाय देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, और वो क्या है, माइनस, मान लीजिए कि नाइट्रोजन का तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 था तो वो क्या जाएगा माइनस डी N2 अपॉन डी टी इक्वल टू हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 था तो हो गया 1/3 माइनस DH2 अपॉन डी टी 1/2 और अमोनिया का 2 था तो हो जाएगा 1/2 DNH3 बाई डी टी। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज़ बराबर हैं और इन्हीं वैल्यू द वैल्यू ऑफ एबव रिएक्शन इज़ ऑल्सो रिटन एज रेट ऑफ गिवन रिएक्शन। तो अब हम लोग अपने फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हमारे पास कोई जनरल रिएक्शन है AA प्लस BB इज इक्वल टू CC इक्वल टू DD। ठीक है, तो उसका जो रेट होगा वो बराबर होगा -1/A DA बाई डी टी इक्वल टू -1/B DB बाई डी टी इक्वल टू 1/C DC बाई डी टी इक्वल टू 1/D DD बाई डी टी। क्लियर? जैसे एक और एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो मैं दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि वाटर का रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O। ठीक है, इसको बैलेंस कर देते हैं, जगह 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2। तो मान लीजिए इसका रेट लिखना है तो इसका रेट जो होगा वो होगा -1/2 DH2 अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस O2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो माइनस DO2 अपॉन डी टी, ये बराबर हो जाएगा 1/2 DH2O अपॉन डी टी। क्लियर? गुड।